गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के दूसरा लेसन चला रहे थे, जिसमें हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग के फ्लावर के अंदर जो पुमंग होता है उसके संरचना के बारे में पढ़ना था। तो याद रखेंगे, पुमंग को किस नाम से जानते हैं? तो पुमंग को स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। पुमंग को एक और नाम से, यानी कि देखते हैं पुमंग के संरचना का वर्णन करें या स्त्री केसर के संरचना का वर्णन करें। देखिए यहाँ जो पुमंग होता है आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी का मतलब होता है वैसे पादप जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें जिसके नर भाग को क्या बोला जाता है? पुमंग कहा जाता है। इसके एक इकाई को पुंकेसर भी बोलते हैं। इसके एक इकाई को क्या बोला जाता है? पुंकेसर भी कहा जाता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पुंकेसर में दो भाग होते हैं। एक भाग जो पतला लंबा होता है उसको पुतंतु कहा जाता है। पतले लंबे भाग को पुतंतु कहा जाता है। एवं इसका अंतिम सिरा होता है जो दो पाली में बटा होता है। सबसे सामान्य प्रकार के पौधे में दो पाली होते हैं, किसी किसी में एक पाली भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जो अंतिम सिरा होता है वह द्विपालित होता है, जिसको पराग कोष के नाम से भी जानते हैं। पुतंतु के जो समीप सिरा होता है, जो पुतंतु के जो स्टार्टिंग जो छोर होता है वो पुष्पासन से या दल पुंज से जुड़ा रहता है। पुष्पासन या दल पुंज से जुड़ा रहता है। आगे हम लोग देखते हैं पराग कोष। पराग कोष जो होता है वो दोनों पराग कोष को जो दोनों पाली होता है, दोनों पाली एक संरचना से जुड़ता है जिसको हम लोग योजी कहते हैं। योजी में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है जिसे संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में संवाहक उत्तक भी कहते हैं। सबसे समान प्रकार के जो पराग कोष होता है, यानी कि जो सब अधिकांश पौधा में जो पराग कोष होता है वो टोटल पौधा में मान के चलिए कि दो पालित लघु बीजाणुधानी होता है। यानी कि एक परागकोष को दो भाग में बांटे हैं, दो लोब में बांटे हैं। अब प्रत्येक लोब में दो दो लघु बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक समान पादप में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? तो एक परागकोष में दो पाली और प्रत्येक पाली में दो दो, तो एक समान परागकोष में कितने हो गए? टोटल 4 हो जाते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं टेट्रास्पोरियन। 4 गो रहेगा तो टेट्रास्पोरियन। ठीक है, एक गो रहता है तो मोनोस्पोरियन, 2 गो रहता है तो बायोस्पोरियन। कुछ अपवाद होते हैं, जिससे मलवेसी कुल के पादप में, मलवेसी कुल के पादप के जो परागकोष होते हैं वह एक पालित होते हैं और एक पालित होते हैं, लेकिन वह उसका संरचना कैसा होता है? वृक्क के समान। तो कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि ये बताइए वृक्क के समान जो परागकोष होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो मलवेसी कुल में पाए जाते हैं। मलवेसी कुल के जितने पौधे होते हैं, जैसे कपास किसका है? मलवेसी कुल का है। तो कपास में जो परागकोष होता है वह एक पालित होता है और वह किडनी यानी कि वृक्क के समान दिखता है। ठीक है, जिसमें एक होता है, लेकिन जिसमें के गो लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं? 2। तो अभी तक हम एक डायग्राम देख के समझते हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? पुमंग का है। ये डायग्राम जो हम लोग देखते हैं वो डायग्राम किसका है? पुमंग का। पुमंग का डायग्राम है। ठीक है, पुमंग के एक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर के भाग को बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलेंगे? पराग कोष बोलते हैं। और इसके जो नीचे का भाग होता है फिलामेंट, यानी कि इसको बोलते हैं पुतंतु या कहीं कहीं इसको तंतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना देखे थे। अब ये जो पराग कोष होता है, पराग कोष के पाली में बटा रहता है। देखिए पराग कोष बीच से बांटा हुआ है, जो के पालित है? 2 पालित है। ठीक है, तो ये जो 2 पालित पराग कोष होता है इस सबसे समान प्रकार के होता है। ठीक है, लेकिन मलवेसी कुल के जो पौधा होता है उसमें इस प्रकार होता है, किडनी के समान होता है। इसे किडनी के समान दिखता है मलवेसी कुल में, लेकिन जो समान प्रकार का होता है इसमें आपको इसी दिखता है। चलो, इसमें प्रत्येक पाली में दो दो गो पाया जाता है लघु बीजाणु। प्रत्येक पाली में दो दो गो क्या पाया जाता है? लघु बीजाणु पाया जाता है। ये जो बीच में गोलाकार संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु। लघु बीजाणुधानी,
इसको नाम देते हैं हम लोग लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर छोटा छोटा पाया जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के अंदर होता है पराग, इसको बोलते हैं परागकण, या इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु। इसी को परागकण या लघु बीजाणु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एक समान प्रकार के जो पराग कोष होता है उसमें पराग कोष 2 लोब में बटा होता है। अब प्रत्येक लोब में 4-4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, यानी कि एक समान पराग कोष में टोटल 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। पूछेगा कि मलबेसी कुल के पादप में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं, तो मलबेसी कुल के पादप में केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, पराग कोष के संरचना के वर्णन करना है। जो हम लोग ऊपर छोटा गोलाकार संरचना पा रहे थे उसको नाम दिए थे पराग कोष। इधर हम लोग देखते हैं, अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो हम लोग का फिगर नजर आ रहा है, ये फिगर यहां से यहां तक जो फिगर नजर आ रहा है, ये पूरे संरचना को हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक हमको संरचना को बोला जाता है पुमंग। क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है, इसको बोलते हैं पुमंग। और ऊपर के भाग को बोलते हैं पराग कोष। जो नीचे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तंतु। जो पराग कोष और तंतु आपस में जुड़ता है योजी के द्वारा जुड़ता है। अब अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, जब अगर हम इसको काट के बाहर से उलटते हैं तो हमको ऐसा संरचना दिखाई देता है। और ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है कि पराग कोष के संरचना का वर्णन करें। तो थोड़ा सा हम लोग पराग कोष के संरचना को फिगर से समझ लेते हैं। पराग कोष में टोटल, पराग कोष को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? पराग कोष के भित्ति को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि यहां से के लोब में बांटा गया है, 2 लोब में बांटा गया है। एक लोब आपका इधर हो जाता है और एक लोब आपका इधर हो जाता है। ये सबसे समान प्रकार के हैं। अब प्रत्येक लोब में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लघु बीजाणुधानी होते हैं, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। ठीक है, चार लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। अब इसको छोटा करते हैं। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ आते हैं, इसको जब अगर हम अनुप्रस्थ काटते हैं उसके बाद जब हम इसको देखते हैं, यही हम लोग का है पराग कोष। ठीक है, पराग कोष के भित्ति में पराग कोष में 4 प्रकार की भित्ति पाई जाती है। जो सबसे बाहर जो भित्ति पाई जाता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहरी वाला के नाम देते हैं एपिडर्मिस। बाहर वाला का नाम दिया जाता है एपिडर्मिस। इसके बाद के जो भाग होता है उसको हम लोग नाम, इसके बाद के जो भाग होता है इसको नाम देते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। और जो बीच का जो भाग होता है ये 1 से 3 परतीय होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं मध्य परत। और जो सबसे अंतिम जो परत होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम या टेपिटम। ये 4 प्रकार के पराग कोष के भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहर वाला को हम लोग का नाम देते हैं, सबसे बाहर वाला को नाम देते हैं एपिडर्मिस। सबसे पहला के नाम का देते हैं एपिडर्मिस। फिर दूसरा वाला को नाम का देते हैं इंडोथीसियम। और तीसरा के नाम का देते हैं मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत। और चौथा के नाम हम लोग देते हैं टेपिटम। चौथा नाम क्या होता है? टेपिटम होता है। तो ये जो 4 नाम होता है किस में पाया जाता है? एक समान प्रकार के पराग कोष में पाया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले हमको 5 नंबर के पूछता है तो सिंपल तरीका से हम इसको याद करेंगे। मध्य परत के छोड़ के बाकी जितना परत बचा है टोटल के टोटल 1 परतीय होता है। मध्य परत के छोड़ के बाकी जितना परत पड़ा है उस सब में कितने परतीय पाए जाते हैं? तो 1 परत पाया जाता है। तो अगर आपसे इसमें 5 नंबर के पूछता है तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे एपिडर्मिस के बारे में कि यह 1 कोशिकीय या 1 परतीय परत पाया जाता है।
इस सबसे बाहर होता है। परागकोश के क्या होता है, सबसे बाहर। और जो बाहर होता है, जैसे घर रूम है तो जो सबसे बाहरी जो दीवार है इसका ज्यादा नहीं काम होता, सिंपल एक काम होता है कि यह हम लोग को सुरक्षा देता है। तो ये भी जो बाहर की चीज है ये भी क्या देगा, परागकोश को सुरक्षा देता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि यह एक परत, ये परागकोश के सबसे बाहरी भाग होता है। यह एक परतीय होता है जो परागकोश को या परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है इंडोथीसियम। सबसे इंपॉर्टेंट ही परत में अगर कोई चीज है तो हमको कौन मिलेगा, इंडोथीसियम मिलता है। याद रखना, इंडोथीसियम एपिडर्मिस के बाद का परत होता है और एक इसका मेन काम होता है, इसमें एगो पाया जाता है अल्फा सेलुलोज। क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज। देखिए, और जहां जहां अल्फा सेलुलोज रहता है, अल्फा सेलुलोज के काम क्या होता है, आर्द्रता को ग्रहण करता है। यानी कि अगर कहीं पे सेलुलोज से जितना पौधा से बना हुआ धरती पर चीज है सब में सेलुलोज है, और सेलुलोज रहने के कारण रेशेदार होता है, और रेशेदार होने के कारण आर्द्रता को ग्रहण करता है। तो याद रखना है कि एपिडर्मिस जो थी, इंडोथीसियम जो होता है एपिडर्मिस के बाद के परत होता है, और ये भी एक परतीय होता है। इसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, तो अल्फा सेलुलोज। इसमें क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। और अल्फा सेलुलोज पाने के कारण यह आर्द्रता ग्राही होता है। और आर्द्रता, लेकिन हर ये जो इंडोथीसियम के हर भाग पर अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता। कहीं कहीं ऐसा भाग होता है जहां अल्फा सेलुलोज नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमियम। यहाँ दूसरी जगह भाग जहां पूछेगा कि जहां अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है उस भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो जहां अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्ट्रोमियम। क्या बोलेंगे, अस्ट्रोमियम। जहां अल्फा सेल अनुपस्थित है उस भाग को क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमियम। और अस्ट्रोमियम से क्या होता है, स्फुटन की क्रिया। अस्ट्रोमियम से क्या होता है, स्फुटन, स्फुटन की क्रिया। आपसे पूछता है कि परागकोश के किस परत में स्फुटन की क्रिया होता है, तो इंडोथीसियम में स्फुटन की क्रिया होता है। काहे होता है, क्या इसमें जहां जहां अल्फा सेलुलोज पाया जाता है वहां से स्फुटन की क्रिया नहीं होता है। कुछ स्थानों पर, इंडोथीसियम के कुछ स्थानों पर अल्फा सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, अस्टोमियम बोलते हैं। और अल्फा सेलुलोज नहीं होने के कारण यहाँ से स्फुटन की क्रिया। स्फुटन का सिंपल मतलब होता है फट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फुटन बोलते हैं। अब हम लोग तीसरा चलते हैं मध्य परत की ओर। मध्य परत, जैसे ये तीनों मध्य, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और टेपिटम, ये जो तीनों है एक परतीय होता है, लेकिन मध्य परत जो होता है वो 1 से 3 परतीय होता है। तो इसमें क्या लिखना है कि यह इंडोथीसियम और टेपिटम के बीच 1 से 3 परतीय होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि यह भोजन को अपने पास बनाकर संग्रहित रखता है। यह भोजन को अपने पास बना के क्या रखता है, संग्रहित रखने का काम करता है। कौन काम करता है, मध्य परत। तुमसे पूछेगा कि पोषक परत कौन है, तो पोषक परत उसको बोलते हैं जो दूसरे के लिए पोषण को अपने पास संग्रहित रखता है। तो जो मध्य परत हम लोग का होगा वह पोषक परत होता है। पोषक परत का, मध्य परत क्या करता है कि टेपिटम को ऊर्जा देके, किसको ऊर्जा देके, टेपिटम को ऊर्जा देके अपने आप का हो जाता है, नष्ट होता है। तो आपसे पूछेगा कि एक परिपक्व पराग कोश में कौन सा परत नहीं पाया जाता है, तो एक परिपक्व परागकोश में मध्य परत हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखना इसको बोलते हैं पोषक परत। लास्ट में आता है टेपिटम। टेपिटम के बारे में क्या बोलेंगे कि यह एक परतीय होता है, यह पराग कोश के सबसे अंदर का भाग होता है। यह एक परतीय होता है, पराग कोश के सबसे अंदर का भाग होता है। किससे घिरा होता है, तो याद रखना है कि यह लघु बीजाणु धानी से होता है। जैसे मान लिया जाए गोल संरचना है, अब इसमें जो बीच में होगा पहले तो लघु बीजाणु होगा, परागकण, परागकण। इसके चारों तरफ कौन होगा, इसके चारों तरफ आपको मिल जाता है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। इसके जो ऊपर का परत होगा गोलाकार, इसी को हम लोग नाम देते हैं टेपिटम या टेपेटम।
इसी को बोलते हैं टेपिटम। तो पूछा कि टेपिटम किस परत से घिरा होता है, तो लघु बीजाणु धानी से घिरा होता है। टेपिटम किससे घिरा होता है, तो टेपिटम लघु बीजाणु धानी से घिरा होता है। और लघु बीजाणु टेपिटम के अंदर कौन सा कोशिका होता है, तो कौन सा ऊतक होता है, तो लघु बीजाणु जनक ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है, बीजाणु जनक ऊतक होता है। अब बीजाणु जनक आगे चलकर बीजाणु जनक मात्र कोशिका, चलिए इसके इससे आगे हम लोग अगला दिन देखेंगे। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। एक पराग कोश में कितने परत पाए जाते हैं, एक पराग कोश में 4 परत पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस एक परतीय परत होता है, ठीक है, जो पराग कोश को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर हम लोग चलते हैं एपिडर्मिस इंडोथीसियम में चलते हैं। तो इंडोथीसियम याद रखना है कि यह एपिडर्मिस के बाद का परत होता है, यह एक परतीय होता है। इसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण यह आर्द्रता ग्राही होता है। कुछ स्थानों पर अल्फा सेलुलोज अनुपस्थित होते हैं, जिस पर अल्फा सेलुलोज अनुपस्थित होते हैं, जहां अल्फा सेलुलोज अनुपस्थित होते हैं उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमियम कहते हैं। और अस्टोमियम, जहां अस्टोमियम से ही कुछ क्रिया होता है स्फुटम। स्फुटम का मतलब होता है फट जाना, यहीं से स्फुटम की क्रिया होगा और सब परागकण बाहर आराम से निकल जाता है। ठीक है, हम तीसरा चलते हैं मध्य परत। तो मध्य परत में क्या लिखेंगे कि यह इंडोथीसियम और टेपिटम के बीच 1 से 3 परतीय होता है, जो पोषक तत्वों को अपने पास संग्रहित रखता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोषक परत किसको बोलते हैं, तो पोषक परत मध्य परत को कहा जाता है। ठीक है, सबसे अंदर के परत को क्या बोलते हैं, टेपिटम। जो टेपिटम होता है ये मध्य परत से पोषण को ले लेता है और मध्य परत का हो जाता है, नष्ट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक परिपक्व परागकोश में कौन सा परत नहीं पाया जाता है, तो मध्य परत नहीं पाया जाता है। अगला याद रखना है हमको कि जो टेपिटम होता है यह परागकोश के सबसे अंदर का भाग होता है और यह लघु बीजाणु ऊतक से क्या होता है, घिरा होता है। यह क्या होते हैं, तो यह याद रखना है कि प्रारंभ में कि स्टार्टिंग में यह होता है कुछ 2n होता है, यानी कि द्विगुणित होता है, लेकिन यह बाद में बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाता है। तो ये था हमको टोटल पराग कोश के बारे में, जो कि 5 नंबर का बिहार बोर्ड में कभी कभी आता है। ऑब्जेक्टिव तो मान के चलिए कि इससे आता है तो आता है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक में अगले दिन। कुछ बालक मैसेज कमेंट करता है कि सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो ये जो चल रहा है यही क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हम लोग का मनोबल उतने ही बढ़ेगा, और जितना मनोबल बढ़ेगा उतने उससे ज़्यादा हम आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।